Good morning, everyone. Welcome to Ansarkari. Today we will do newspaper of 13th of January. The first article is on page number 1, in which Supreme Court has asked the center that regarding the role of the state government in Delhi versus the lieutenant governor in Delhi. तो उनके बीच में जो एक क्लैश है ओवर द इशू ऑफ सर्विस एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी दिया है कि व्हाट इज़ द रोल पर्पस ऑफ द दिल्ली टू हैव अ इलेक्टेड गवर्नमेंट इफ द एंटायर एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल इज विद द सेंट्रल गवर्नमेंट. तो कमिंग टू पेज नंबर 2, it says that bureaucracy is not related to any party, any government, it is related to the constitution. और साथ ही साथ इसके बारे में आगे पढ़ेंगे जब सुप्रीम कोर्ट का रूलिंग आएगा इसके ऊपर. अभी ये केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है. Then coming to page number 8, which talks about the old pension scheme. तो ओल्ड पेंशन स्कीम सिर्फ और सिर्फ डिफेंस पर्सनल के लिए नहीं है. हाई कोर्ट ने माना है, हाई कोर्ट हैज ऑलरेडी सेड दैट ओल्ड पेंशन स्कीम विल बी अवेलेबल टू ऑल द पर्सनल ऑफ CAPF, that is Central Armed Police Force. High Court was hearing the batch of 82 petition by the CAPF personnel who claimed that OPS benefit was extend only those personnel whose recruitment process was completed by 2003. उसके बाद जो ज्वाइन किया उसके बाद उनको ओल्ड पेंशन स्कीम के अंदर बेनिफिट नहीं दिया जा रहा था. लेकिन हाई कोर्ट ने कहा है कि इट विल बी एप्लीकेबल टू बोथ आर्म फोर्सेस एंड ऑल्सो the CAPF personnel. Then, in page number 9, the important takeaway is regarding TMA Pai case of 2002, in which Supreme Court had laid down for the purpose of Article 30, which deals with the rights of minority to establish and administer educational institution. तो उसके लिए जो रिलीजियस और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी होगा दैट विल बी आइडेंटिफाइड बाय द स्टेट या एट द स्टेट लेवल. तो इसके ऊपर देयर इज अ डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन बिटवीन द BJP रूल स्टेट्स रिगार्डिंग द आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिलीजियस माइनॉरिटी. कि जो माइनॉरिटी होंगे वो आर्टिकल 30 में जो माइनॉरिटी के बारे में दिया जा रहा है, राइट्स ऑफ माइनॉरिटी टू स्टैब्लिश देयर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन दैट इंक्लूड्स द माइनॉरिटी एट द स्टेट लेवल. स्टेट लेवल में जो माइनॉरिटी आएंगे उसके बारे में बात किया जा रहा है एक तरह से. फर्दर इट हैज ऑल्सो सेड दैट द रिलीजियस माइनॉरिटी स्टेटस कैनॉट बी गिवन ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन ओनली. It has to also take account of various factors such as deprivation of religious culture, educational rights and their socio-economic status. तो सिर्फ पॉपुलेशन के बेसिस पर नहीं दिया जाना चाहिए. साथ ही साथ उनका जो स्टेटस है, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस है, कल्चर और एजुकेशनल बैकवर्डनेस है, उसको भी इंक्लूड किया जाना चाहिए रिगार्डिंग द रिलीजियस माइनॉरिटी एट द स्टेट लेवल. Further, we have already talked about village defense guard previously. उसके बाद regarding the report by Union Environment Ministries in the National Mission for Clean Ganga, out of 111 operational sewage treatment plant STP, 29 are not complying. तो ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है. देन नेक्स्ट आर्टिकल इज ऑन
page number 14. The page number 14 talks about the growth rate and the low growth rate in wages. जो जीडीपी ग्रोथ है और साथ ही साथ जो वेज का ग्रोथ है उसमें डिफरेंसेस है, उसमें इश्यूज है, वो उस पर बात करेंगे. फर्स्टली इट says that latest estimate of GDP released by NSO suggest that Indian economy is growing by around 6.3%. लेकिन the average income of India is lower in 2021 as compared to pre-pandemic year of 2018. It is declining at a rate of 0.25% per annum. So this data can be used इन मेंस एग्जामिनेशन कि कैसे प्री पैंडेमिक ईयर था उसमें से 0.25% डिक्रीज हुआ है एनुअल इनकम. उसके बाद हमारे सरकार ने कहा था कि फार्मर्स इनकम विल बी डबल्ड बाय 2022, लेकिन पैंडेमिक की वजह से फार्मर इनकम हैज़ डिक्लाइंड और फर्दर डीमोनेटाइजेशन, जीएसटी और फार्म डिस्ट्रेस के कारण से the income has declined by 1.5% per year between 2016-17 to 2020-21. उसके बाद सेकेंड लार्जेस्ट ग्रुप इंडिया में कैजुअल वर्कर है. और बेस्ड ऑन मंथली डेटा फ्रॉम द लेबर ब्यूरो इट शोकेसेस द रियल वेजेस होता है एक्सक्लूडिंग इन्फ्लेशन इन नॉन एग्रीकल्चर ऑक्यूपेशन बिटवीन 17 और 22, मतलब 5 साल के अंदर में इट हैज़ डिक्रीज 0.9% पर एनम. नॉन एग्रीकल्चर ऑक्यूपेशन में कैजुअल वर्कर का, और जहाँ पर एग्रीकल्चर वर्कर है वहाँ पर रियल वेजेस डिक्रीज हो रहा है, मतलब इट इज़ ऑलमोस्ट स्टैगनेंट है, मतलब डिक्रीज नहीं हो रहा, स्टैगनेंट है 0.1% पर ईयर. तो जो डेटा है इट टॉक्स अबाउट एवरेज इनकम ऑफ इंडिया, उसके बाद फार्मर्स इनकम और ओवरऑल कैजुअल वर्कर इनकम इन नॉन एग्रीकल्चर ऑक्यूपेशन और कैजुअल वर्कर इनकम इन एग्रीकल्चर ऑक्यूपेशन. टुगेदर द कल्टिवेटर एंड रूरल वेज लेबर्स अकाउंट फॉर 78% ऑफ द रूरल वर्कर्स. द शेयर ऑफ इकोनॉमी इज अराउंड 53%. फर्दर ये सिर्फ रिलेटेड टू वर्कर नहीं है, रूरल वर्कर नहीं है और साथ ही फार्मर रिलेटेड नहीं है. और भी एरियाज़ में जैसे एनएसओ और पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे PLFS, उसमें से जो रिपोर्टिंग आया है वो बताता है कि देयर इज़ अ डिवाइड एंड ऑल्सो डिक्लाइन अक्रॉस डिफरेंट कैटेगरीज मेल एंड फीमेल, रूरल एंड अर्बन. 2012 से लेकर 2018 के बीच में द अर्निंग ऑफ रूरल रेगुलर वर्कर हैज़ डिक्लाइंड बाई 0.3% पर एनम. और 17 और 21 के बीच में 0.7% गांव वाले जगह में, रूरल एरियाज़ में, 1.3% इन अर्बन एरियाज़ में. तो बेसिकली ऐसा स्थिति है कि जो एवरेज वर्कर का जो अर्निंग है इट इज़ ओनली 96% जितना वो कमा रहे थे 2011-12 में इन रियल टर्म एक्सक्लूडिंग द इन्फ्लेशन. तो दिस शोकेजेस दैट रियल अर्निंग, मतलब रियल अर्निंग होता है मतलब इन्फ्लेशन को हटा करके, इट हैज़ डिक्लाइंड बिटवीन 18 and 21. और साथ ही साथ this showcases that there has been decline in aggregate demand of the economy. तो उसके साथ साथ जो डिस्पोजेबल इनकम है वो भी डिक्रीज हो रहा है. तो डिस्पोजेबल इनकम ऑफ द मिडिल क्लास और जो वर्कर क्लास है और लोअर क्लास है उनमें बहुत ज़्यादा डिवाइड है, ये बताना चाह रहे हैं ओवरऑल. तो ये पूरा आर्टिकल में से डेटा जो डायरेक्ट कर रहा है कि जो वेजेस है इंडिया में अक्रॉस द सेक्टर बिटवीन रूरल एंड अर्बन, ऑल्सो एग्रीकल्चर, नॉन एग्रीकल्चर, कैजुअल वर्कर, सब में डिक्लाइन हुआ है. तो इसका डेटा यूज़ कर सकते हैं इन मेंस आंसर. उसके बाद
Coming to next article, which talks about mental health policy. In 2015, Government of India has carried out National Mental Health Survey to assess कि कितना मेंटल हेल्थ से रिलेटेड डिसऑर्डर है इंडिया में. The report showed that 10.6% of above 18 years old, 16% between 30 to 49 years old, or 1% have been showcasing the high suicidal risk. तो इसका मीनिंग मेंटल हेल्थ बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है सोसाइटी के लिए, और गवर्नमेंट को इसके लिए एक पॉलिसी लाना चाहिए और लाया था. In 2014, the Mental Health Policy was brought, and also in Mental Health Act was brought in 2017. लेकिन उसके अलावा क्या क्या चाहिए, तो ये आर्टिकल कह रहा है कि वी नीड अराउंड 93,000 crore of investment to address this mental health issue in our country. फर्दर साइकेट्रिक डिपार्टमेंट होना चाहिए, साथ ही साथ डिस्ट्रिक्ट मेंटल हेल्थ प्रोग्राम होना चाहिए, कम्युनिटी बेस्ड इंसेंटिव होना चाहिए, और साथ ही साथ जैसे इंडिया ने HIV एड्स को टैकल किया था वैसे ही हमें मेंटल हेल्थ से रिलेटेड जो भी इशू है उसको टैकल करना चाहिए. जैसे HIV में फर्स्ट देयर वाज अ स्ट्रैटेजिक इंटरवेंशन बेस्ड ऑन एविडेंस एंड सर्विलांस. उसके बाद मॉडलिंग ऑफ डिफरेंट ऑप्शन अक्रॉस वेरियस एरियाज और इंक्लूडिंग प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप एंड ऑल्सो इंक्लूडिंग वेरियस इंस्टीट्यूशन regarding making of data and using data as a tool for surveillance, using our data as a tool for service. इसको यूज़ किया गया था, सिविल सोसाइटी को भी यूज़ किया गया था. तो ये सब जो पूरा जो हेल्थ से रिलेटेड जो टैकल करने का एक कैपेबिलिटी था रिगार्डिंग द HIV एंड एड्स, उसको यूज़ करना चाहिए मेंटल हेल्थ में, ये कहना चाह रहा. देन the next article is on page number 19, which talks about the basic structure of the constitution. तो what is basic structure doctrine? It is a form of judicial review, जो यहाँ पर दिया हुआ है, to test whether the जो भी legislation it has been passed by the parliament or the legislature, it is based on judicial review to test the legality of any legislation that has been passed by parliament and legislature by the court. तो कोर्ट टेस्ट करेगा कि जो legislation लीगल है या नहीं. तो 1973 में अकॉर्डिंग टू लैंडमार्क रूलिंग इन केशव नंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला केसेस 7:6 वर्डिक्ट में बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज डिक्लेयर्ड एज इनवायलेबल. मतलब इट कैनॉट बी अमेंडेड बाय पार्लियामेंट. और बेसिक स्ट्रक्चर कहीं लिखा हुआ नहीं है. इट इज़ ए इवॉल्विंग प्रोसेस बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एंड इट हैड बीन यूज्ड वेरियस टाइम्स, सच एज इट हैज़ डिक्लेयर्ड NJAC एज violation of basic structure and it was given null and void. तो बेसिक फिक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या होता है, तो डॉक्यूमेंट हैज़ बीन एडेड बट इट इज़ नॉट अ एग्जॉस्टिव लिस्ट. फॉर एग्जाम्पल जुडिशियल रिव्यू इज ए फॉर्म ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, रूल ऑफ लॉ, फेडरलिज्म, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक स्ट्रक्चर. लेकिन ऐसा कोई लिस्ट नहीं है. ओवर द रूलिंग्स सुप्रीम कोर्ट ने बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन को यूज़ किया है टू टेस्ट द लीगैलिटी ऑफ द लेजिस्लेशन, रूल्स एक्सेट्रा. In 2015, it has declared NJAC as a violation of basic structure. तो इसको डॉक्ट्रिन और क्रिटिसाइज क्यों किया जा रहा है? तो देयर हैज़ बीन क्रिटिसिज्म ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर एंड द रोल ऑफ द सुप्रीम कोर्ट regarding its intervention in legislation and also in the executive domain. तो
तो वहाँ पर ये बात करें, देयर इज अ पावर ऑफ अनइलेक्टेड जजेस टू स्ट्राइक डाउन द अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ डॉक्ट्रिन दैट हैज़ बीन, मतलब उसको क्रिटिसाइज किया एज एंटी डेमोक्रेटिक एंड काउंटर मेजोरिटेरियन. Then IT sector challenges remain. First, the first point related to it is when global economy was hit by high inflation and interest rate, the telecommunication companies and tech companies have risen to high growth. High growth तभी हो रहा था in the tech sector. तो ग्लोबल आउटलुक क्या है इसका? तो इंडियन आईटी सेक्टर विल ग्रो इन 2013, इन 2023 एंड 2024. और साथ ही साथ इसमें इश्यूज क्या क्या है? पहला है कि सप्लाई चेन मैनेजमेंट इश्यूज, डिस्ट्रक्शन आफ्टर द यूक्रेन रशिया वॉर, हाई इन्फ्लेशन और आने वाले समय में जो रिसेशन होगा वर्ल्ड वाइड, उसमें हो सकता है आईटी सेक्टर को प्रॉब्लम. फर्दर we will do in paper of January 14. Coming to January 14th newspaper, the first article talks about the Joshimath issue. So according to the report released by ISRO, National Remote Sensing Center, it shows that there has been a slow subsidence of 9 centimeter within the town over the period of 7th month and 5 centimeter in just 12 days. मतलब कि already there were issue of land subsidence, but the construction project were going on. The tourism sector has increased beyond the capacity. कितना कैपेसिटी होटल से ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है यहाँ पर. ओवर कंस्ट्रक्शन है, एक्सपैंडेड है, कमर्शियल बिल्डिंग ज़्यादा है यहाँ पर. उसके कारण जो स्ट्रेस है ऑन द स्टेबिलिटी ऑफ द सॉइल, इट हैज़ इंक्रीज्ड. और साथ ही साथ रोड कंस्ट्रक्शन, हाइडल पावर प्रोजेक्ट, टनल कंस्ट्रक्शन, ये बढ़ते जा रहा है. इसके कारण जो लैंड का सब्सिडेंस है वो बढ़ गया है. देन नेक्स्ट आर्टिकल is now on page number 5, in which center has ordered a review of PM Poshan scheme in Bengal. PM Poshan scheme, under which the cost has been split into 60-40 ratio between the union government and the states. Further, in the northeast, it is around 90-10 ratio. Cost of the food is totally borne by the center, whereas the distribution is given to the state. तो पेज नंबर 6 में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दैट इज इंडिया विल सेट अप ग्लोबल साउथ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस. It will lead the issues and concerns regarding the global south. It has been supplying the essential medical supplies to the global south. It has been supplying the vaccine. और साथ ही साथ जो क्लाइमेट चेंज का इशू है और टैरिफ मेजर्स अगेंस्ट द ग्लोबल साउथ, ये सब पर चर्चा होगा और इसमें इंडिया लीड करेगा ग्लोबल साउथ को. The next article is on page number 11, regarding the issue of urination on women on New York Delhi flight, एयर इंडिया फ्लाइट. तो आप इसको पढ़ सकते हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ मॉडेस्टी. The Supreme Court has clarified that in 2007, in the case of Ram Kripal versus State of Madhya Pradesh, what constitutes an outrage to women
female modesty is nowhere defined in IPC. The essence of women's modesty is her sex. The culpable intention of the accused is the crux of the matter. The reaction of the women is very relevant, but its absence is not always decisive, the court held. Deeming modesty as a virtue which attaches to the female owing to her sex, the court went on giving example of such the act of pulling a woman, removing her sari, coupled with request for sexual intercourse with the knowledge that her modesty might be outraged, is sufficient to constitute the offense even without any deliberate intention. तो एक अच्छा खासा एक डेफिनेशन मॉडेस्टी का दिया हुआ है कि डेफिनेशन ऑफ मॉडेस्टी नहीं है आईपीसी में मेंशन, तो ये एक क्वेश्चन पूछ सकता है प्रीलिम्स में भी और साथ ही साथ मेन से भी लिख सकते हैं. लेकिन जो कोर्ट ने रूल किया, सुप्रीम कोर्ट ने रूल किया है कि एग्जाम्पल के द्वारा कि ये सब मॉडेस्टी के अंदर में आता है. तो इंटेंशन मैटर करता है अक्यूज्ड का रिगार्डिंग टू द मैटर, और रिएक्शन जरूरी रिलेवेंट है लेकिन वैसा जरूरी नहीं है कि डिसाइसिव हो रिएक्शन ऑफ द वीमेन. तो कुछ कुछ एग्जाम्पल के हिसाब से सुप्रीम कोर्ट ने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है. तो हम लोग 13 जनवरी में पढ़े थे द इशू बिटवीन द सेंटर एंड दिल्ली गवर्नमेंट ओवर द कंट्रोल ऑफ द सर्विसेज. और सुप्रीम कोर्ट ने जो अभी सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग चल रही है उसके ऊपर, तो ये डिस्कस करेंगे डिटेल में. तो 5 जज कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इज हियरिंग डिस्प्यूट बिटवीन द दिल्ली गवर्नमेंट एंड द सेंटर ओवर द कंट्रोल ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस. पहले ही 2019 वर्डिक्ट में देयर वाज अ स्प्लिट वर्डिक्ट और जस्टिस भूषण ने पहले ही बता दिया था कि दिल्ली गवर्नमेंट हैज़ नो पावर ओवर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस एट ऑल, वेयर जस्टिस सिकरी was in the view that transfer and posting of the secretaries, HOD, head of department, and other officers in the scale of joint secretary to the government of India and above can be done by the lieutenant governor and submitted him directly. 2018 का वर्डिक्ट में रिगार्डिंग द 5 जज जो बेंच था उसमें कहा गया था कि आर्टिकल 239A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स special provision for the national capital. It held that Delhi cannot be given the status of state. पहला, power of the lieutenant governor can be curtailed as he has no independent decision making power. वो independent नहीं है. He has to act on the aid and advice of the elected government. Further, it also restricted the jurisdiction of the lieutenant governor regarding to the land, police and public order. तो आर्टिकल 239A है क्या जिस पर बात कर रहे हैं, वो है इट वॉज इंसर्टेड बाय 69 अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन 1991 विच गेव स्पेशल स्टेटस टू दिल्ली फॉलोइंग द रिकमेंडेशन बाय S. Balakrishnan कमेटी सेट अप इन 1985-1987 रिगार्डिंग द दिल्ली डिमांड्स फॉर स्टेटहुड. तो ये 239AA ये कॉन्स्टिट्यूशन में है रिगार्डिंग द स्पेशल स्टेटस ऑफ द दिल्ली. और 2018 वर्डिक्ट में हमने बात कर लिए 5 जज बेंच था जिसमें इट हैज़ रिस्ट्रिक्टेड द पावर ऑफ द LG. लेकिन अभी जो प्रेजेंट केस है वो बात कर रहा है कि कंट्रोल एंड ट्रांसफर ऑफ द ओवरऑल फंक्शन ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज इन NCT. कि ट्रांसफ़र और पोस्टिंग जो ऑफिसर दिल्ली में होगा किनके हिसाब से चलेगा, लेफ्टिनेंट गवर्नर के हिसाब से कि लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ऑफ दिल्ली. तो इस पर अभी इशू है और इसी पर सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगा आने वाले वक्त में. That's all for today. Thank you.